नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आपको लिए सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कोरोना काल में दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद का चेक दे रहे हैं। एक विश्वास हम साथ हैं। सच्चिदानंद गुप्ता जी, हिंदी दैनिक हैदरगढ़ की बात की डॉली गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु जोशी जी के परिवार की सदस्य सुनीता जोशी जी, दैनिक जागरण के श्री अंकित शुक्ला जी के परिवार की सदस्य विभा शाश्वत शुक्ला जी, हिंदी साप्ताहिक आवामी तर्जुमान के रफीकुर रहमान रशीदी जी के घर की फरहत राना, हिंदी दैनिक जनमुख के स्वर्गीय श्री दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था। इसका चेक इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई है। ज्यूरिक कंपनी को राज्य सरकार की तरफ से जमीन ट्रांसफर की गई है। आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट बनने की दिशा में एक कदम और आगे राज्य सरकार ने बढ़ाया है और ज्यूरिक कंपनी जो इस एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है उसको जमीन ट्रांसफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि एयरपोर्ट के बन जाने से इस क्षेत्र में विकास को पंख लगेगा। ये आज का दिन जेवर एयरपोर्ट बनने की दिशा में एक बड़ा दिन है। एयरपोर्ट बनने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आसपास के इलाकों का विकास होगा और इसके साथ साथ इस एयरपोर्ट के बन जाने से नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी जो क्षमता है, भार क्षमता है, वो कम होगी। फिलहाल इस एयरपोर्ट को पहले फेज में, अगले 2-3 फेज में बनाया जाना है और इसके लिए सबसे पहले जो जमीन की मूलभूत जरूरत होती है, आज जमीन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और चलिए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। 1334 हेक्टेयर लैंड राज्य सरकार आपसी सहमति के आधार पर अधिग्रहण करने में सफल हुई है और आज एक एक करके सभी प्रक्रियाओं को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद हम पूरा करते हुए लाइसेंस मेमोरेंडम जो राज्य सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड तथा विकासकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की एसपीबी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है। हम सब जानते हैं कि एविएशन का सेक्टर अत्यंत संभावनाओं वाला है, विकास के नए आयाम प्रस्तुत करने वाला है और आर्थिक विकास की उन सभी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि का द्योतक भी है। भारत सरकार ने समय समय पर प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग किया है, चाहे वह साइट क्लियरेंस में या इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और रक्षा मंत्रालय से भी समय से एनओसी उपलब्ध करवाने में। ये सभी कार्रवाई 2017-2018 के बीच में ही संपन्न हो चुकी हैं। नवंबर 2017 को गृह मंत्रालय से इमिग्रेशन सर्विसेज हेतु भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की परियोजना हेतु
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से हमें मार्च 2020 को पर्यावरण क्लियरेंस भी प्राप्त हुआ। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर एक धमकी भरे चिट्ठी से राजधानी में हड़कंप मचा हुआ। इस चिट्ठी में कई बड़े मंदिर और आरएसएस कार्यालय को लेकर धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक गुमनाम चिट्ठी से राजधानी लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। इस चिट्ठी में कई बड़े मंदिरों का जिक्र किया गया है, आरएसएस दफ्तर का जिक्र किया गया है और इन चिट्ठी के जरिए ये वो चिट्ठी, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रजिस्टर्ड डाक से हनुमान मंदिर में यह पत्र भेजा गया है। इस पत्र में मुजाहिदों को रिहा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है, ये चेतावनी दी गई है। और ये देखिए, बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट से चिट्ठी भेजी गई है। इस पत्र में आरएसएस से जुड़े 10 लोगों के नाम शामिल हैं। महिलाओं के लिए भी पत्र में अपशब्द लिखे गए हैं। पत्र पर त्रिवेणी नगर के उप डाकघर की मुहर लगी है। धमकी भरे चिट्ठी मिलने के बाद लखनऊ की पुलिस, खुफिया विभाग सतर्क हो गई है, पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। और बड़ी बात यह है कि रजिस्टर्ड डाक से क्योंकि ये चिट्ठी भेजी गई है, तो अब इस चिट्ठी को भेजने वाले तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। इस चिट्ठी में अगर हम बात करें तो कई बड़े मंदिरों का जिक्र है, आरएसएस मुख्यालय का जिक्र है और इसमें कहा गया है कि अगर मुजाहिदों को नहीं रिहा किया जाता है, मुजाहिदों को नहीं छोड़ा जाता है, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके साथ साथ इस चिट्ठी में कई बड़े मंदिरों को टारगेट करने की बात भी कही गई है। महिलाओं के लिए गलत शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इस मामले को लेकर मंदिर के पुजारी से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने बातचीत की है। अलीगंज के हनुमान मंदिर को एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है, जिसके बाद से अलीगंज के जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। मंदिर के कर्मचारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो आपको एक धमकी भरा पत्र मंदिर में भेजा गया है, क्या है पत्र में, क्या लिखा है? पत्र में लिखा है 15 तारीख तक मंदिर को उड़ा देंगे, नहीं तो हमारे जितने भी ये लोग, इनके साथी जो बंद किए गए हैं पूर्व में, उनको रिहा करने के लिए इसमें गुजारिश की गई है। तो सर, क्या इसकी शिकायत आपने कहीं अभी की? मैंने अभी ऐसो कल पत्र लिखा है, उसके बाद शासन को दिया है पत्र, सभी को पत्र प्रेषित कर दिया। हमारे यहाँ 16 कैमरे चल रहे हैं वर्तमान में, वैसे लगे तो 20 हैं, बस 16 चल रहे हैं। और कुछ सरकार से कहना चाहेंगे, पुलिस से कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। सर, एक और पत्र जो आया है आपके यहाँ, वहाँ पर उस पत्र में पता कहाँ का लिखा है, किस नाम से आया? इंतजार नामक व्यक्ति का लिखा हुआ है, हस्ताक्षर है और मदेयगंज खदरा से प्रेषित किया गया है। उसका नाम इसमें जोगिंदर सिंह लिखा हुआ है, मदेयगंज का। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अलीगंज के जो कर्मचारी हैं मंदिर के, हनुमान मंदिर के। उनका साफ तौर पे कहना है कि एक पत्र भेजा गया है जिसमें मदेगंज का पता दिया गया है और उस पते के आधार पर पुलिस को एक एप्लीकेशन दी गई है कि इस तरीके का एक धमकी भरा पत्र हनुमान मंदिर को भेजा गया, जिसके बाद पुलिस भी इस मामले पर पड़ताल कर रही है। हालांकि अगर हम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 16 सीसीटीवी कैमरे इस समय चल रहे हैं, वहीं 4 सीसीटीवी कैमरे जो बंद हैं। मंदिर के जितने भी गेट हैं वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि मंदिर को जो धमकी भरा पत्र भेजा गया है वो आखिर किसने भेजा है और क्यों भेजा है, पुलिस कब तक उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। चलिए बढ़ते आगे, मथुरा से अगली खबर है, जहां पर बीएसपी के महासचिव वृंदावन पहुंचे हैं। सतीश चंद्र मिश्र ने बीएसपी के जो महासचिव हैं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि बीजेपी सरकार के दौरान ब्राह्मणों का उत्पीड़न बढ़ा है। ब्राह्मणों का उत्पीड़न का आरोप सतीश चंद्र मिश्र ने लगाया है। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण समाज सरकार से निराश है। ब्राह्मणों को सम्मान वापस दिलाने के लिए बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं और ख़ास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज जिस तरह से आतंकित है, प्रताड़ित है,
उसको उसके बीच में जा करके उनकी बात सुन करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका मान सम्मान स्वाभिमान जो छीन लिया गया है उसको वापस दिलाने के लिए हम लोग आगे निकले। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश की वजह से कई जिलों में हालात खराब होते जा रहे हैं। जल भराव के कारण कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। और ये 6 तस्वीरें आपको हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, जालौन, रायबरेली, उन्नाव, बिजनौर और हरदोई की ये तस्वीर है, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा सिर्फ पानी। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की पोल खुल गई है, क्योंकि बारिश हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो जल भराव की समस्या है, ये कहीं ना कहीं नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की लापरवाही के कारण हुआ है। बरसात से पहले जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, वो तमाम चीजें हो नहीं पाई है, जिसका नतीजा है कि आज जिधर भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ग्रेटर नोएडा में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर बढ़ने और नहर में कटाव के कारण शहर की गलियों और घरों में पानी भरने लगा है। बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इन लोगों की सुध नहीं ली है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव की है और आपको ये मंजर देखकर नजर आ रहा होगा कि ये किसी बाढ़ग्रस्त इलाके की तस्वीर है, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा के रबुपुर थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव की तस्वीर है, जहां पर जिधर आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रायबरेली में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण नदी नालियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव टापू में बदल गए हैं। सरेनी विकासखंड का रालपुर गांव गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों के घरों से लेकर खेत में पानी नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से ग्रामीण अपने अपने घरों में कैद हैं। ग्राम प्रधान ने गांव का मुआयना किया, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकारी मदद के नाम पर ग्रामीणों को कुछ भी नहीं मिला है, जिससे ग्रामीणों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में 2000 रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान जमकर लाठी, डंडे और चाकूबाजी हुई है। चाकू लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल है। परिजन घायल युवक को लेकर साड़ी गेट थाना पहुंचे। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है और तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप कौन हो, इनकी कौन हो आप? भैया मुझे पता नहीं, मेरे बच्चे की क्या लड़ाई देंगे, पैसे वैसे हैं तो हमारे बच्चों के पैसे हैं इसके अनस के मेरे। अब वो पैसे मांग रहा होगा, कई दिन से बात चल रही थी इनकी, तो भैया वो मांगने गया होगा, सब भाभी पकड़ा, इन्होंने मार पीट करी उसके साथ। वो घर में आ गया कि जने अब क्या मुझे कोई घर में आ रहा मानने, वो घर में भग गया। क्या ही जने कितने सारे हैं, छुरी ले रखी हाथ में, कट्टे ले रखे हैं, वो तो मार देते, गोली भी उसके गोली मार देते जो मारे। क्या मारा? चीख निकलती, छुरी चक्कू ले रखे, ब्लेड भी भैया हाथों में, मेरे भैया के ब्लेड भी मारे जने कहाँ। मेरे पैसे थे 2000 रुपये, मैं मांगने गया उनसे, उन्होंने मना कर दिया पैसे देने को। मैं अपने घर आ गया, ये 20-25 जने सड़काए, गोली मार रहे थे मेरे, छुरी ले रखी थी, छुरिया बजाई मेरे पर। कितने जने थे? 20-25 जने थे, मेरे 4-5 जनों का नाम याद है। तुम्हारे पैसे किस पर थे? सल्लू पे। अच्छा, सल्लू पर मोबिन पे। कितने रुपए थे? 2000 रुपये। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे छुरी चक्कू मारे, मुझे गोली मार रहे थे मेरा। लेडीज पे भी हमला कर रहे थे। मैं गया था घर में, खाना खा रहा था बैठा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? भाई इन्होंने लोंडियों ने किल्ली विल्ली मारी, भग गए वे निकल के सारे घर में से। मेरे पैसे ब्रेक के बाद आपका स्वागत। कासगंज से अगली खबर है, जहां पर 2 महीने पहले हुए गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पटियाला कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, दोनों आरोपियों ने 2 महीने पहले नाबालिग से गैंगरेप कर उसका वीडियो वायरल कर दिया था।
लखनऊ में फूल चुराते पकड़े गए युवक को लोगों ने बंधक बना लिया। युवक पर 5 किलो फूल चुराने का आरोप है। राजा की दुकान से फूल चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के बालागंज चौराहे का यह मामला है। हेलो भैया दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बीजेपी के चरित्र को समझ ही नहीं सकता। राजा के बेटे हैं, उन्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का जगह महत्वपूर्ण है, इसलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसके लिए हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे और साथ हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से व्याकुल नजर आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी को हो रही है। अखिलेश यादव फिर खड़ा कर रहे हैं सवाल, कह रहे हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं बचा तब जन आशीर्वाद से जनता का आशीर्वाद मांगे। देखिए, अखिलेश जी जो वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको समझ नहीं पाएंगे। वो एक परिवार की राजनीतिक दल के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं किया है, सीधे राजा के पुत्र थे, राजा बन गए। वो आशीर्वाद देते हैं, उनको आशीर्वाद लेने की कभी ज़रूरत किसी से पड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कार्यकर्ता बेस्ड राजनीतिक दल है। हम काडर बेस्ड पार्टी हैं और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी कारण आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल के रूप में हमारी पहचान है। अब वो चूँकि आशीर्वाद देते हैं तो उनको आशीर्वाद लेना बहुत ख़राब लग रहा है और लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए। वो आशीर्वाद लेने को भी अगर ख़राब मानते हैं तो मैं उनकी। सर, क्या ब्राह्मण इस समय उत्तर प्रदेश में इतना सॉफ्ट टारगेट है कि जो भी पार्टी चाहती है वो अपने कब्जे में करने की कवायद में लग जाती, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस? देखिए, कवायद कोई भी करे, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रयास भी प्रारंभ किए वो नकारात्मक प्रयास है। जो बिकरू कांड के एक अपराधी को आदर्श अपना मानता हो, जिसने हत्या ब्राह्मणों की ही की हो, हत्या की शुरुआत संतोष शुक्ला से की और आखिरी हत्या उन्होंने सीओ बिल्हौर श्री मिश्रा जी की 90% जो उन्होंने अपराध किए वो ब्राह्मणों के विरुद्ध किए हैं। ऐसे लोग अगर बसपा के आदर्श हैं तो इनका शासन कैसा होगा ये समझ लेना चाहिए। और मैं एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि 2007 उत्तर प्रदेश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद जो सरकार आई है पूरे बहुमत से आई है। आखिरी सवाल ये है कि पीके एक कोशिश कर रहा है प्रशांत किशोर कि कांग्रेस, सपा और जो है ये आम आदमी पार्टी तीनों एक साथ जाकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करें। देखिए, 3 पार्टी नहीं, आपको याद होगा 2019 में ममता बनर्जी जी ने सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पर इकट्ठा किया था। अपने हाथ से रोटी भी बेचारी ने खिलाई थी, लेकिन उसके बाद भी 2019 में हम और ज़्यादा सीटें लेके आए हैं। ये जितना ज़्यादा हताश होंगे, निराश होंगे, जितनी ज़्यादा इस तरह की क्रिया करेंगे उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। हम 350 सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे अजय मिश्रा टेनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष कुछ भी कर ले लेकिन पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया। चलिए बढ़ते आगे। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी हुई है। आरडीसीएसओ के निदेशक दूरसंचार के घर और कार्यालय पर छापा मारा गया है। आरडीएसओ के निदेशक दूरसंचार के घर और ऑफिस में छापा पड़ा है। नवनीत कुमार के 4 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इसके अलावा मऊ और जौनपुर में भी 2 ठिकानों पर छापा मारा गया है। इस छापेमारी में सीबीआई को कई अहम कागजात हाथ लगे हैं। लखनऊ के मानक नगर में आरडीएसओ का कार्यालय है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।